प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और अभी आप पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का यह तीसरा चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर तक पूरी तरह समाप्त कर दिया हूँ। आप जो बच्चों वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। मैथ का, फिजिक्स का, बायो का एकदम ए टू जेड 1 बाय 1 करके चैप्टर नंबर लिखा हुआ है आपका थंबनेल में भी, और क्लास 1 क्लास 2 यह भी लिखा हुआ है। आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी चीज आपको नहीं छूटा हुआ मिलेगा। आप यहाँ से चाहते हैं आप अच्छे करने के लिए, टॉप करने के लिए बिहार बोर्ड में, तो निश्चित रूप से मैं आपको टॉप करने की दिशा में काम कर रहा हूं और करूंगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका तीसरा चैप्टर का नाम है परिवहन। अब आप समझेंगे परि मतलब होता है क्या और वहन मतलब क्या होता है। परिवहन आप किए होंगे, कहाँ नहीं किए होंगे। जैसे आप मान लीजिए बेगूसराय से खगड़िया गए, पटना से बेगूसराय आए, चाहे बेगूसराय से पटना गए, चाहे बेगूसराय से जहानाबाद गए, चाहे जहानाबाद से पटना गए, यह सब क्या होता है, परिवहन का काम होता है। समझ गए। तो लेकिन यह परिवहन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यह हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आप समझ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपके जीवों में, आपके शरीर में कैसे परिवहन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ गए। तो हमारे शरीर में दो ही तरह से परिवहन होता है। या तो आवश्यक चीज के हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिका क्या है, हमारे शरीर के सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई। हम ये इसके बारे में 9th क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। हम कह रहे हैं परिवहन किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है परिवहन, इसका परिभाषा देना जरूरी है। हम लिखेंगे जो आवश्यक पदार्थ है। देखिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं आपको, तब हम उसका शॉर्ट करके लिखाते हैं। देखिए क्या होता है, उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। समझ में आया। मतलब कहने का है हमारे शरीर की आवश्यक तत्व को, यानी हम कहेंगे आवश्यक तत्वों को हमारे कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना तथा अनावश्यक या अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ को हमारे शरीर के कोशिका से निकाल कर जहां उसका गंतव्य स्थान है, जहां पर गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। इतना भी बड़ा भी नहीं लिखिएगा तो आप इतना लिख सकते हैं, आवश्यक तत्वों को हमारे शरीर के कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ हमके बाहर निकल या गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, अनुपयोगी पदार्थ को हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। बहुत ही आसान है यह, आप ऐसा परिभाषा दे सकते हैं। उपयोगी पदार्थ को हमारे शरीर के कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही हम क्या कहते हैं, परिवहन का काम कहते हैं। क्या होता है, परिवहन का काम करता है। यहाँ भी परिवहन किया जा रहा है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसका परिवहन का काम। सबसे इंपॉर्टेंट आपके शरीर में जो है परिवहन का काम एक हेमोग्लोबिन करता है। हेमोग्लोबिन जो खून में उपस्थित होता है, इसी के कारण खून जो है लाल होता है, यही परिवहन का काम करता है। तो परिवहन का काम आप यह याद रखेंगे। और आगे हम पढ़ने से पहले
देखिए, जंतु में परिवहन पढ़ने से पहले पहले हम पादप में परिवहन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जंतु में परिवहन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है जाइलम। देखिए पौधा में भी परिवहन होता है, आपको थोड़ा समझिए। पौधा में क्या होता है परिवहन, तो अब परिवहन पौधा में भी होता है। अब हम अभी बताए आपको मनुष्य में परिवहन को करने का काम किसका है, हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन का परिवहन का करने का काम है। आपको इससे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से मतलब सभी कोशिका को पहुंचाने का कौन करता है, हेमोग्लोबिन करता है, तो यही परिवहन करता है। और सभी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर निकालने का काम भी करता है, फेफड़ा तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन करता था। इसी को तो हम परिवहन कहते हैं, वहां कहते थे श्वसन कहते थे, यहाँ हम परिवहन कह रहे हैं, समझ गए। तो धोने का काम भी यही करता है। लेकिन पेड़ पौधा में पौधा की अगर बात करें तो पौधा में भी परिवहन का काम होता है। किससे होता है, जाइलम के द्वारा। एक होता है जाइलम के द्वारा, एक होता है फ्लोएम के द्वारा, यह याद रखें। आप कहिएगा जाइलम क्या है, यह एक संवहन उत्तक है, ये पौधा में पाया जाता है। यह क्या है, संवहन उत्तक है। संवहन, वहन मतलब परिवहन, मतलब ढोने वाले उत्तक है। यह इसमें लिखिएगा जाइलम में, यह एक संवहन उत्तक है जो पौधे में जल को पहुंचाने का काम करता है, जल का परिवहन करने का काम करता है। समझ गए, इतना बात लिखेंगे। तो अब देखिए एक पौधा बनाइए आप, मान लीजिए यह पौधा है, क्या है, यह पौधा है, ऊपर ले जाइए, टहनी है, तना है, यह मान लीजिए क्या है, पौधा लगा हुआ है गमला में। तो इसमें जल का परिवहन कर रहा है, जल कहेगा जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। ये वो संवहन उत्तक है। ये कौन सा उत्तक है, जल को हम क्या कहेंगे, संवहन उत्तक है। और यह क्या काम करता है, जल पहुंचाने का काम करता है। तो इसकी दिशा क्या होगा, पहले यह समझिए दिशा। देखिए जल कहाँ पाया जाएगा, पौधा की मिट्टी में ही पाया जाता है, क्या पत्ती में जल पाया जाएगा, नहीं। इसलिए जल संवहन उत्तक का परिवहन जो है नीचे से ऊपर की ओर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। लेकिन आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का भी एक संवहन उत्तक है, लेकिन यह भोजन पहुंचाने का काम करता है। अब समझिए भोजन तो बनता है पत्ती में, तना में, सब जगह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। यह भोजन जड़ को भी चाहिए, जड़ तो बेचारा भोजन बनाता नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन मिलता थे, प्रकाश तो मिलता नहीं है। इसीलिए यह जो पत्ती में भोजन बनता है तो यहाँ जड़ को भी चाहिए। इसीलिए फ्लोएम का जो परिवहन का दिशा होगा, परिवहन का दिशा में होगा, इसका चारों दिशा में होगा, चारों दिशा में इसको हम कह सकते हैं। समझ गए, इतना बात अगर समझ गए तो एक बार हम पढ़ के भी बता देंगे तो आप बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। पौधे में परिवहन होता है किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, याद रखिएगा। अब कहेगा जाइलम क्या है, जाइलम एक प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे में पाए जाने वाला कौन सी है, संवहन उत्तक। अब आप समझिए उत्तक क्या है। आप 9th में पढ़े थे कोशिका के समूह के, कोशिका बहुत सा कोशिका मिला देंगे तो उत्तक बन जाएगा, और बहुत सा उत्तक मिला देंगे तो एक अंग बन जाएगा, बहुत सा अंग मिला देंगे तो एक शरीर बन जाएगा। यह आप पढ़े हुए हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर के सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई होता है। यह बात अगर समझ गए तो हम जाइलम के बारे में बता रहे हैं। देखिए जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधा में क्या है, संवहन उत्तक है, जिसका प्रमुख काम क्या है, पेड़ पौधा में सभी भागों में जल को एवं खनिज लवण को पहुंचाना। क्या काम है, जल पहुंचाने का काम है इसका मुख्य रूप से। जाइलम की कोशिका मृत होती है, याद रखिएगा जाइलम का कोशिका मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर होता है। हम बताए थे पेड़ पौधा में जो है जल नीचे पाया जाता है जमीन में, इसका गति तो हमेशा ऊपर ही होगा। जाइलम की गति क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे तो जरूरी है नहीं। समझिए इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद फ्लोएम में आइए। फ्लोएम क्या है, देखिए फ्लोएम में एक प्रकार के पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। यह भी संवहन उत्तक है, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ लिख सकते हैं यह या फ्लोएम
पौधे के सभी भागों में क्या करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। देखिए फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है लेकिन जाइलम की कोशिका मृत होती है। फ्लोएम की गति किधर होता है, चारों दिशा में होता है, यानी सभी दिशा में होता है। इतना बात यदि याद रखते हैं तो आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्या VVI क्वेश्चन है आगे कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर बतावे, तो वह आप बता सकते हैं। यही में 4 गो अंतर है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जाइलम और फ्लोएम में उत्तक में अंतर। जाइलम उत्तक और फ्लोएम एक उत्तक है ना, जाइलम और फ्लोएम उत्तक में क्या करना है, अंतर। अंतर लिखने के लिए इसी प्रकार एक तरफ जाइलम लिखिएगा, एक तरफ फ्लोएम लिखिएगा, ऐसे लाइन खींच के इधर से रोमन में या 1-2 लिख के आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा। चाहे आप जाइलम क्या है तो परिभाषा है। देखिए यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला क्या है, संवहन उत्तक है, जिसका प्रमुख काम क्या है, जल पहुंचाना। आप इतना बड़ा नहीं लिखिएगा तो वह भी चलेगा, इसको भी 2 भाग कर सकते हैं। लिखिएगा यह एक पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है, लेकिन यह तो दोनों चीज एक ही है, इसलिए इसको इग्नोर भी कर दीजिएगा तो चलेगा। यहां से सिर्फ लिखिएगा जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य जल पहुंचाना है, जबकि फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना है। इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। जाइलम कोशिका मृत होता है बताए हैं, और फ्लोएम कोशिका जीवित होता है, हो गया। और जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है जबकि फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। याद कर लीजिएगा, जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं, फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहते हैं। याद कर लीजिएगा, फ्लोएम की गति नीचे से ऊपर होता है, ये हम आपको कई बार बताया है। और नहीं सॉरी जाइलम की गति नीचे से ऊपर होता है और फ्लोएम का गति सभी दिशाओं यानी चारों दिशाओं में होता है, क्योंकि भोजन है, भोजन तो सबको आवश्यकता है। भोजन बनता है ऊपर ही, तो उसको नीचे जाना होगा, ऊपर भी जाना होगा, जिसको भी जरूरी होगा भोजन को पहुंचाना होगा। यह अच्छी तरह से 1 बार 2 बार वीडियो देख के याद कर लीजिएगा, तब आपको परीक्षा में आराम से लिख सकते हैं। आगे आइए, यह पौधा का ही भाग है। यह वाष्पोत्सर्जन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, आप देखे होंगे। देखिए आपको एक पेड़ पौधा फिर बना कर समझाते हैं। मान लेते हैं यह गमला है, यह क्या है, एक गमला है, इसमें मट्टी भरा हुआ है, समझ गए। इसमें क्या है, मट्टी भरा हुआ है, इसमें एक पेड़ लगा दे रहे, लग गया एक पेड़। आप इस पेड़ में तना लगा दिए, तना लगा दिए तना, यह एक पेड़ हो गया। तो हम अब बता रहे हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन, यह पेड़ पौधा के तना यह तना है, तना, और यह जो है क्या कहते हैं, पत्ती के पत्ती से होता है। तना और पत्ती से होता है। पत्ती में जो पाया जाता है रंध्र, उससे होता है, और तना में जो पाया जाता है बात रंध्र, उसी से इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। होता क्या है, देखिए पानी का संवहन उत्तक अभी बताए थे आपको, क्या जाइलम बताया है कि जल पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। नीचे से ऊपर क्या करेगा, पौधा में जो यहाँ जड़ में जाइलम उत्तक लेगा और सभी कोशिका को इसको पानी पहुंचा देगा। तो क्या करेगा, जैसे ही धूप होगा या भोजन बनाने के क्रम में पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं, हम बताए थे रंध्र किसे कहते हैं। आप पीपल के पत्ते को बहुत अच्छा से देख सकते हैं। यह पत्ता है, जैसे वो सूखेगा उसको झाड़िएगा, ऊपर वाला परत हटाइएगा तो देखिएगा छेद है, जालीनुमा बन जाएगा, लगेगा जाल है। उसी छेद को हम रंध्र कहते हैं, उसी छेद को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसी छेद से ही पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। भाप बन के उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बात समझ में आया। यहाँ जड़ से जाइलम उत्तक सब जगह पानी पहुंचाता है, यह पत्ती को, यह तना को, यह सब पत्ती को। यहाँ जब धूप लगने के बाद यही पत्ती के छिद्र जो है, जिसको रंध्र कहते हैं और बात रंध्र कहते हैं, तना में जो पाया जाता है, इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन होती कितना है, बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए यह पत्ती का वजन यदि 100 ग्राम है, तो 1 घंटा में 100 ग्राम यह पानी वाष्प बना उड़ा देगा।
समझ गए, 1 घंटा में यह पानी वाष्प बना के उड़ा देगा। यही चीज छोटी चीज है, हम लोग देख लेंगे बहुत ही आसान से। क्या है, पौधे के वायवीय भाग, वायवीय भाग मतलब होता है वायुमंडलीय वाला भाग, हवा वाला भाग, समझ गए, वायवीय भाग है। इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका आपको चिंता नहीं करना है, हम इसको इंग्लिश में आपको कर ही देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, समझिए। इसको इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ समझिए, पहले हम जो समझाना चाह रहे हैं वह समझिए। पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा, रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ती में, जल का पत्ती द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, निकलना, वाष्प के रूप में बदलना, निष्कासन क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। समझ गए, आराम से यह समझिए, यह क्रिया, यह इंग्लिश में है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ट्रांसलेट नहीं कर पाया है इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए हम ट्रांसलेट कर देते हैं। हो गया, देखिए हो गया, आराम से हो गया, वाष्पोत्सर्जन का इंग्लिश हो गया। अब आइए आगे, हम कहेंगे यह क्रिया मुख्य रूप से पत्ती में होता है, क्योंकि इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पेड़ पौधे, पौधे के जड़ से चीटी तक, चोटी तक, चोटी मतलब ऊपर शिखर तक लगातार जल का धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक होता है। इसके अलावा यह पौधे में ताप कर्म संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। अगर यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो तो पौधे तो हीट हो जाएगा। देखते हैं, पेड़ पौधे के नीचे आप खड़ा रहिए चाहे बैठिए तो कितनो गर्मी रहेगा तो आपको ठंडक महसूस होगा। वही कारण है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण वहां ठंडा महसूस होता है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, मकई के पौधे प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल ग्रहण करता है। कौन सी का ग्रहण नहीं करता है, वाष्पोत्सर्जित करता है, इस क्रिया में छोड़ता है, यानी वाष्प बन के ऊपर। जबकि एक सेब के पौधे इतने ही अंतराल में यानी प्रतिदिन ही 10 से 12 लीटर जल निष्कासित करता है। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर वाष्पोत्सर्जन की द्वारा 1 घंटे में कम से कम समय में निकाल लेता है। यानी कहने का मतलब है, एक पत्ती भी लीजिए चाहे कोई भी पौधा लीजिए, वो अपना भार के बराबर 1 घंटा में वाष्प बना के उड़ा देगा। औसतन अगर बात करें तो एक पेड़ पौधा जो है अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित कर देता है। अगर किसी पौधा का भार 5 केजी है तो वह 100 गुना यानी 500 केजी जो है, 500 लीटर जो है ने जल को वाष्प बनाकर वाष्प उड़ा देगा। समझ में आया, इतना ही चीज है। अब आपके पौधे में जो है आपका परिवहन समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। हम लोग जंतु में परिवहन देखेंगे और बहुत ही अच्छा से देखेंगे। जंतु में परिवहन भी बहुत सुंदर है। यह परिवहन जानने के लिए हमको पहले रक्त के बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी ही आपके थोड़ी देर पहले बताए थे रक्त क्या होता है। बिना रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी से परिवहन होता है। तो इसमें भी हम आपको वही बताएंगे, रक्त क्या है, इसके प्रमुख घटनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। रक्त के प्रमुख घटक जो भी है वह सब जानेंगे तभी नहीं परिवहन कहलाएंगे करेंगे। तो रक्त के बारे में क्या है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। मतलब तरल मतलब होता है द्रव है, द्रवहीन है, लिक्विड ही है, तो ये संयोजी उत्तक है। अब ये आपको नौकरी में भी पूछेगा रक्त कैसा उत्तक है, तो ये एक संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है, यह संयोजी उत्तक है। याद रखेंगे, रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है, जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पहले भी बताया है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी यह क्षारीय होता है। यह क्या होता है, क्षारीय होता है। आप जान रहे हैं 7 से नीचे जो रहेगा जिसका पीछे पीएच मान वह अम्लीय रहेगा, और 7 से ऊपर जो रहेगा वह क्या होगा, क्षारीय रहता है। जो 7 रहता है उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान शुद्ध जल का 7 होता है, वह उदासीन होता है।
तो यहाँ रक्त का पीएच मान कितना है 7.4 है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय होती है। एक औसतन मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। इतना बात आप रक्त के बारे में याद रखिएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो, जब 7.4 होता है तो इसका प्रकृति ही क्षारीय होगा। एक औसतन मानव में 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिला में देखा जाए तो 4 से 5 लीटर, 1 लीटर कम होता है पुरुष के अपेक्षा महिला में ब्लड की मात्रा। आगे हम देखेंगे इसी में रक्त के प्रमुख संयोजी संगठन निम्नलिखित है। देखिए यह तो हम बता देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं अगले वीडियो में यह सब आपको बता दें, और अगले वीडियो में ही आपको यह पूरे चैप्टर, देखिए आपके लिए यह सब भी बना है। हृदय का सचित्र वर्णन करें, कितना लग रहा है 3D आकृति है, यह सब भी आपको हम बहुत ही अच्छा से बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम चाह रहे हैं आपको 20 मिनट 15 मिनट में ही आपका सारा चीज बताकर समाप्त करें, जो कि आपको पढ़ने में बोर महसूस नहीं हो, समझिए, आराम से आप पढ़ सके, समझिए, आराम से आप पढ़िएगा। और इसीलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और अगले क्लास में देखिए यह सब हम आपके लिए कितना बढ़िया से डिजाइन किए हैं। उसके बाद ये अगले क्लास में हम चैप्टर ही समाप्त कर देंगे, समझ गए। हम अभी आपको रक्त के बारे में बता दिए, जंतु में परिवहन नहीं बताया है, बताएंगे। पहले रक्त के पूरे बारे में जान जाएंगे, तब देखिए हम आपके हृदय का सचित्र वर्णन ही कर देंगे, रक्त का परिवहन कैसे कैसे होता है, समझ गए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।